लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखक ने अपने गृह नगर स्पोकेन में लगी भीषण जंगल की आग के बहाने बदलती जलवायु और बढ़ते वाइल्ड लाइफ संकट की गंभीर तस्वीर सामने रखी है। लेख का शीर्षक है, मेरा गृह नगर आग में जल गया, ये आखिरी बार नहीं होगा। इसमें लेखक अपने बचपन की यादों से शुरू करते हुए बताता है कि जिस स्पोकने को वह कभी जंगलों, पेड़ों और बेफिक्र बचपन की दुनिया के रूप में जानता था, वही जगह 2026 में आग की लपटों में घिर गई। करीब 60,000 लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा और बड़ी संख्या में मकान तबाह हुए। लेखक इस घटना को सिर्फ एक शहर की प्राकृतिक आपदा नहीं मानता, वो इसे बढ़ती गर्मी, सूखे और जलवायु परिवर्तन के साथ बदलते वाइल्ड लाइफ पैटर्न से जोड़ता है। वो याद दिलाता है कि 1910 की बिग बर्न के बाद अमेरिका ने जंगलों की हर आग को जल्द से जल्द बुझाने की नीति अपनाई। इससे जंगलों में सूखी लकड़ी और झाड़ियों का ईंधन बढ़ता गया। बाद में विशेषज्ञों ने माना कि प्राकृतिक चक्र में आग की भी भूमिका है, लेकिन अब समस्या और गंभीर है। गर्मी अधिक है, जमीन सूखी है और आग पहले से ज्यादा तेजी, ज्यादा गर्मी और ज्यादा बड़े क्षेत्र के साथ फैल रही है। लेख का एक अहम सवाल ये भी है कि क्या इंसान ने प्रकृति को नियंत्रित करने का भ्रम पाल लिया है। अमेरिका में लाखों लोग जंगलों और प्राकृतिक इलाकों के बीच घर बनाकर रहने लगे। माना गया कि आधुनिक शहर, पक्की सड़कें और दमकल सेवाएं उन्हें सुरक्षित रखेंगी। लेकिन स्पोकने की आग ने इस भरोसे को तोड़ दिया। आग नदी पार करके व्यवस्थित उपनगरों और घरों के पिछवाड़ों तक पहुंच गई। यानी सिर्फ जंगलों की सफाई या पेड़ों की कटाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। लेखक जलवायु परिवर्तन को लेकर राजनीतिक इनकार पर भी सवाल उठाता है। उसका कहना है कि जंगलों में आग के लिए केवल खराब प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। जब तापमान बढ़ रहा हो, सूखा लंबा हो रहा हो और जमीन तेजी से सूख रही हो, तब आग के लिए परिस्थितियां भी ज्यादा अनुकूल बन रही हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ लग रही बड़ी आग इसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। लेख का अंतिम संदेश बेहद व्यक्तिगत है। लेखक के लिए जलवायु परिवर्तन अब कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट या राजनीतिक बहस नहीं है। यह उसके बचपन की सड़क का जल जाना है। काले पड़े प्लेग्राउंड हैं, घरों की जगह बची अकेली चिमनियां हैं और राख का बर्फ की तरह गिरना है। इसलिए शीर्षक मेरा गृहनगर आग में जल गया, ये आखिरी बार नहीं होगा, दरअसल एक चेतावनी है। अगर हम बदलती जलवायु के हिसाब से अपने शहर, घर और नीतियां नहीं बदलेंगे, तो स्पोकने जैसी त्रासदी किसी और शहर की कहानी भी बन सकती है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख, राष्ट्रपति शी किसी संकट को बेकार नहीं जाने देते। जब ईरान, यूक्रेन और फिलिस्तीन ने दुनिया का ध्यान बांट रखा है, तब वो अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। लेख का कहना है कि दुनिया युद्ध और दूसरे संकटों में उलझी है और इसी दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग घरेलू सत्ता और वैश्विक प्रभाव दोनों को मजबूत करने में जुटे हैं। लेख के मुताबिक चीन का नया जातीय एकता कानून तिब्बतियों, उइगरों, मंगोलों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर चीनी भाषा और मुख्यधारा की पहचान थोपने की कोशिश है। सरकार इसे राष्ट्रीय एकता बताती है, लेकिन आलोचक इसे जबरन सांस्कृतिक समानीकरण और असहमति को दबाने की नीति मानते हैं। लेखक का आरोप है कि तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग में दमन के साथ स्वतंत्र धार्मिक और लोकतांत्रिक आवाजों पर भी दबाव बढ़ रहा है। लेख शी की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षा को भी रेखांकित करता है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, जापान और फिलीपींस के साथ तनाव बढ़ाने के साथ चीन रूस और ईरान के करीब जा रहा है और रेयर अर्थ मिनरल्स तथा तकनीक जैसे आर्थिक साधनों का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव के लिए कर रहा है। लेखक के अनुसार शी का लक्ष्य चीन को एशिया ही नहीं, विश्व की प्रमुख शक्ति बनाना है। लेख में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और अमेरिका के अपने सहयोगियों से बिगड़ते रिश्तों ने चीन के लिए अवसर पैदा कर दिया है। ऐसे समय में शी 2027 की कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से पहले पार्टी और सेना पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। साथ ही एआई की दौड़ को भी भविष्य की महाशक्ति बनने की निर्णायक लड़ाई माना जा रहा है।
सीधी बात यह है कि लेख चेतावनी देता है, दुनिया अगर अपने युद्ध और संकटों में उलझी रही तो चीन इस मौके का इस्तेमाल करके अपनी घरेलू सत्ता मजबूत और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। शी जिनपिंग सिर्फ चीन को नियंत्रित नहीं कर रहे, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में चीन को सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख UNRWA जन्म से मेरे साथ है, मैं इसके बिना अपना भविष्य सोच भी नहीं सकता। यहाँ UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1949 में 1948 के युद्ध और नकबा के बाद विस्थापित हुए फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए बनाया था। ये संस्था फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, राहत और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती रही है। आज गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के जीवन में UNRWA जुड़ी हुई है। लेखक बताता है कि उसका UNRWA से रिश्ता जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। बचपन में उसे क्लिनिक में टीके मिले, वहीं स्कूल की शिक्षा मिली, किताबें और यूनिफॉर्म मिली और परिवार को भोजन तथा आर्थिक सहायता भी मिलती रही। उसके दादा भी 1948 के नकबा के दौरान अपना घर छोड़कर गाजा पहुंचे थे और UNRWA ने उन्हें पहचान और शरणार्थी दर्जे से जुड़े दस्तावेज दिए थे। यानी एक ही संस्था ने लेखक की कई पीढ़ियों के जीवन को सहारा दिया। लेखक के अनुसार गाजा में UNRWA ने सिर्फ स्कूल और अस्पताल नहीं बनाए, बल्कि शरणार्थी समुदाय की बुनियादी जरूरतों की पूरी व्यवस्था खड़ी की। शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां, भोजन और रोजगार, इन सब के जरिए लाखों फिलिस्तीनियों का जीवन इससे जुड़ा रहा। लेखक का कहना है कि गाजा जैसे लंबे समय से संघर्ष और कब्जे का सामना कर रहे क्षेत्र में UNRWA ने शिक्षा को मजबूत किया और लोगों को अपनी पहचान तथा अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम दिया। लेखक के लिए UNRWA का महत्व इससे भी आगे है। उसके परिवार के पास आज भी पुराने शरणार्थी पंजीकरण दस्तावेज सुरक्षित हैं। उसके मुताबिक UNRWA का अस्तित्व दुनिया को लगातार ये याद दिलाता है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है और उनके विस्थापन और अधिकारों का सवाल अब भी बाकी है। इससे लेखक UNRWA और फिलिस्तीनी शरणार्थी मुद्दे को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। लेख में इजराइल और उसके सहयोगियों द्वारा UNRWA को कमजोर या समाप्त करने के प्रयासों की आलोचना की गई है। लेखक का मानना है कि UNRWA को खत्म करना सिर्फ एक मानवीय संस्था को हटाना नहीं होगा, बल्कि इससे फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सवाल और उनके अधिकारों को भी दुनिया की नजरों से हटाने का खतरा पैदा होगा। अंत में लेखक गाजा की मौजूदा तबाही का संदर्भ देते हुए कहता है कि 1948 में करीब 2 लाख फिलिस्तीनी गाजा पहुंचे थे, जबकि आज वहां लगभग 20 लाख विस्थापित फिलिस्तीनी हैं। इसलिए उसके मुताबिक युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण और मानवीय संकट से निपटने में UNRWA की भूमिका और भी जरूरी हो गई है। सीधी बात यह है कि लेख UNRWA को सिर्फ एक राहत एजेंसी के रूप में नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों की नई पीढ़ियों की जिंदगी और पहचान से जुड़ी संस्था के रूप में देखता है। लेखक का संदेश है कि गाजा में इतनी बड़ी मानवीय तबाही के बाद UNRWA को खत्म करना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि संकट को और गहरा करना होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसे कमजोर करने की बजाय उसके काम को जारी रखने में मदद करनी चाहिए। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।